डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा है कि सरेंडर कर दो। अंसारुल्लाह यमन ने सऊदी अरब के आरामको और शिप्स पर बड़े हमले किए हैं। यमन अब सऊदी अरब के सामने कुछ नई शर्तें रख सकता है। सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 60 दिन पूरे हुए MOU पर साइन को, तो अब एक बात कही है ईरान से कि ईरान सरेंडर कर दे और वाइट फ्लैग उठा दे, यानी सरेंडर के लिए हाथ खड़े कर दे। ये ईरान से मांग की है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमले करने की भी बात की है, धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हमने अब तक ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में जो कुछ इस्तेमाल किया वो पीनट की तरह कुछ भी नहीं था, यानी हमारे पास जो हथियार मौजूद हैं वो इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ओमान को भी एक धमकी दे दी है कि ईरान के ख़िलाफ़ हमारी जंग है जो जारी है, अगर उस रास्ते में ओमान आता है तो हम उस पर अटैक कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने एक बात इससे पहले की थी कि वो साउथ कोरिया को वो टीज़ कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, नॉर्थ कोरिया की तारीफ़ कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया के शासक की तारीफ़ कर रहे थे। तो अब उन्होंने ओमान को धमकी दे दी है कि हम बमबारी, अलबत्ता धमकी के लिए भी उन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया है, गालियाँ बकी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके बारे में जो वॉल स्ट्रीट, अमेरिका के सारे ही आप अगर आउटलेट्स देखिए तो आपको नज़र आएगा कि इसको ख़ास अहमियत दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को कि उन्होंने ओमान पे बमबारी की धमकी दी है। अलबत्ता भाई कि गालियाँ बकी हैं, गालियाँ दी हैं बाकायदा ओमान को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की आदत है। लेकिन एक चीज़ दिलचस्प थी इसमें, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो इस पे एक वो स्टोरी की है, तो उसमें एक चीज़ ये किया है कि ओमान को अमेरिका के कुछ अधिकारी ये देख रहे हैं कि ओमान जो है वो ईरान को फेवर कर रहा है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके बरखिलाफ़ है। ओमान ने ईरान से जो बातचीत की है और जो कुछ सहमति बनी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कौन सा रूट खोला जाए, कहाँ पर हो, कितनी उसकी चौड़ाई हो, आने का रास्ता अंदर कौन हो, बाहर निकलने का रास्ता कौन हो, इस सब पे जो कुछ भी हुआ है वो ईरानी सोर्सेज जो बात कहते हैं उससे बिल्कुल ये साफ जाहिर है कि ओमान के डिप्लोमेट्स ने हर मरहले पर अमेरिकन से कोऑर्डिनेट किया है। अमेरिकन की इजाज़त के साथ उन्होंने बातचीत की है और बातचीत को आगे बढ़ाया है और एक फ़ाइनल स्टेज तक पहुंचाया। ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है डील का, लेकिन जो कुछ भी बातचीत होनी थी, जो कुछ भी पॉइंट्स थे जिन पे को नेगोशिएट होना था, वो चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। और ओमान ने जो कुछ भी किया है वो अमेरिका की मर्ज़ी और इजाज़त के साथ किया है। अब इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ओमान को धमकी दे रहे हैं कि हम जो है वो अटैक कर देंगे। ओमान को इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप करीब 2 महीना पहले भी वो इसी तरह से धमकी दी थी उन्होंने कि हम उड़ा देंगे ओमान को, एक धमकी इस तरह से दी थी। अब लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि असल बात ये है, डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की वजह यह है कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर नहीं पा रहे हैं, नाकाम हो जा रहे हैं, और इस नाकामी की वजह से वो झुंझलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा वो उनको गुस्सा है। तो इस वजह से वो अब, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका जैसे एक मुल्क का प्रेसिडेंट है, वो झुंझलाहट में किसी भी मुल्क पे बमबारी की धमकी दे रहा है। और किसी भी मुल्क नहीं, ओमान की आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, अमेरिका से उसके रिश्ते बड़े अच्छे रहे हैं। ओमान ने हमेशा अमेरिका से और वेस्ट से अपने रिश्ते अच्छे रखे, रीजन में भी रिश्ते अच्छे रखे ओमान ने, लेकिन ओमान को अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके कुछ करते हुए कभी नहीं देखा गया। हमेशा वो उसने कोऑर्डिनेशन रखा है। तो अब उसके बावजूद, लेकिन मसला ये है कि प्रॉब्लम ख़ुद ट्रंप के अपने साइड में है, प्रॉब्लम ट्रंप के अपने फ़ैसलों में है और जिस तरह के वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जिस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ पर है। उसकी वजह से सारा का सारा मामला उलझा हुआ है
और इस उलझन में वो ओमान को हमले की धमकी दे रहे हैं। और साउथ कोरिया का हमने बताया कि साउथ कोरिया का वो नॉर्थ कोरिया की तारीफ़ कर रहे हैं कि साउथ कोरिया को एक मैसेज इस तरह से जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की बहरहाल सूरत हाल है। ईरान ने इस बीच ये कहा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी कब दी है, 17 जून को MOU पर सिग्नेचर हुए थे। ईरान और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स ने इस पर सिग्नेचर किए थे। उसमें 60 दिन की एक टाइमलाइन थी कि 60 दिन की टाइमलाइन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाएगा। अमेरिका के वायलेशन की वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की नौबत अब तक नहीं आई और अमेरिका ने नया रूट उसी में खोलना शुरू कर दिया। ईरान ने उस नए रूट को रोक दिया और इसी में झड़पें हुई। झड़पों की बात हम कई बार कर चुके हैं कि किस अंदाज़ की वो झड़पें थी, ईरान ने उसमें किस तरह के हमले करके क्या मैसेज दिया। तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि भाई ये जो 60 डेज़ और ये सारी बातें ये इर्रेलेवेंट है, इसलिए कि MOU पर अमेरिका ने अमल किया ही नहीं। तो ये कि अब उसके 60 दिन पूरे हो गए हैं तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो वाइट फ्लैग उठाए और सरेंडर कर दे, तो कुछ अजीब व गरीब दुनिया में रह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकन्स भी ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ज़मीनी सतह पर ये है कि उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है ईरान के मामले में। वो जाके इन अमेरिकन मीडिया पे जो लिख रहा है वो यही लिख रहा है कि ये जाके दलदल में फंस गए हैं और इससे निकलने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ईरान ने अपनी डिमांड्स बढ़ा दी हैं, अपनी शर्तें बढ़ा दी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना चाहता है, ये बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं। बंद रखने में ईरान को कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है। खोलने में ईरान को फ़ायदा है, लेकिन उसके लिए ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो शर्तें बिल्कुल उसका ऐलान कर चुका है ईरान। उन शर्तों में अमेरिका के सामने कुछ शर्तें ईरान ने रखी हैं, उसमें यह है कि पाबंदियां जो ईरान पर है वो हटे, ईरान का जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज़ किया जाए, ईरान को जो नुकसान पहुंचा जंग में अमेरिका उसकी भरपाई करे। ईरान का ये कहना है कि अमेरिकन फोर्सेस पर्शियन गल्फ़ के रीजन से पीछे हट जाए, ये बहुत अहम शर्त है। इन फोर्सेस को हटना होगा। वैसे भी ईरान ने बेसेस को इस तरह से, अमेरिकन बेसेस को इस हालत में पहुंचा दिया कि वो रहने के काबिल है नहीं। उसके साथ साथ ईरान ने जो और शर्त रखी है कि हर फ्रंट पे जंग ख़त्म होनी चाहिए, वो सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म होने में, और उसमें ईरान ने फिर गज़ा का और फ़िलिस्तीन का इलाका भी इसमें शामिल किया है, लेबनान और यमन और इराक़ तो शामिल है ही। तो इस तरह के सूरत हाल है। ईरान अपनी जगह बहरहाल कायम है, अपनी डिमांड पे कायम है और मजबूती के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान के अंदर उसी तरह से अभी भी यही माहौल है कि लोग रोज़ाना रात में अपना मगरिब की नमाज के बाद और खाने पीने के बाद 8:30 बजे, कुछ जगहों पर 8:30 बजे, कुछ जगहों पर 9 बजे, इस तरह सब अलग अलग टाइम का थोड़ा बहुत फ़र्क है, कहीं 10, 15, 20 मिनट का, आधे घंटे का। बहरहाल इस वक्त लोग जमा हो जाते हैं अहम चौराहों पर, अहम स्क्वायर्स पर, और जमा होके और 1-2 घंटे का प्रोग्राम चलता है जिसमें इन्हीं हालात पर आके लोग स्पीचेस देते हैं, कुछ फिर वो तराने पढ़े जाते हैं, और सब में यही है, मैसेज यही है कि हम पूरी तरह से मैदान में डटे हुए हैं कि मुल्क के अंदर, ईरान के अंदर अमेरिका कोई खलफशार पैदा ना कर सके, और दूसरे लीडरशिप के सपोर्ट में, आर्म्ड फोर्सेस के सपोर्ट में कि हम खड़े हैं, जो कुछ भी होगा उसे हम देखेंगे, जिस तरह के भी हालात होंगे। यानी दुश्मन के सामने किसी कमज़ोरी का एहसास नहीं करना है, कोई कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं करना है। बात करते हैं थोड़ा हम आज यमन की भी। यमन के फ्रंट पे ये हुआ है कि इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पे झगड़ा क्या है। सऊदी अरब ने वहाँ ब्लॉकेड लगा रखा था, यमन ने ऐलान कर दिया कि ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा वरना हम ब्लॉकेड लगा देंगे सऊदी अरब पर, और यमनी फोर्सेस ने ब्लॉकेड लगा दिया। यमन की सूरत हाल ये है कि यमन की जो आबादी का 70% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो अंसारुल्लाह और उससे जुड़ी फोर्सेस उनके कंट्रोल में है, और राजधानी सना पर उनका कंट्रोल है, उनकी हुकूमत है, वहाँ पर फोर्सेस हैं, और वो मुल्क को चला रहे हैं पिछले कई साल से। ये उन्होंने जंग में हासिल किया है।
अब 30% आबादी जो है, जो कि बिखरी हुई काफ़ी बड़े हिस्से में, चूँकि यमन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है, आबादी वहाँ बहुत कम है, तो वही 30% हिस्सा काफ़ी बड़े हिस्से में फैला हुआ है, और वो है जो यमन यानी सना गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो सऊदी अरब के टच में है। सऊदी अरब, हमने इससे पहले बात कर चुके हैं कि अगर सऊदी अरब बीच से हट जाए तो ये आपस में बातचीत करके किसी नतीजे पर भी पहुंच जाएंगे यमनी फोर्सेस। सऊदी अरब ने अपना स्टेक बाकी रखने के लिए ये क्या किया है कि वो एक वहाँ की हुकूमत जो वहाँ से फ़रार है, उसको सऊदी अरब में रियाज़ में एक पनाह दे रखी है सऊदी अरब ने, और एक बहाना ले लिया है कि यही हुकूमत जो वहाँ से भाग के सऊदी अरब चली गई है, हमसे दरख्वास्त कर रही है कि हम जो है वो उसकी हिफाजत करें, और अटैक हो रहा है यमन पर, अंसारुल्लाह ने कब्ज़ा कर लिया है, तो हम बीच में आके मुदाखलत करें और हालात को ठीक करवाएं। यानी अपने आप को एक मीडिएटर के तौर पर सऊदी अरब पेश करना चाह रहा है, जो 8 साल जंग लड़ चुका है, यमन के ख़िलाफ़ बमबारी कर चुका है। और बमबारी कब रुकी? जब यमनी फोर्सेस के जवाबी हमले तेज़ हो गए। अब सऊदी अरब के ब्लॉकेड के नतीजे में देखिए क्या हुआ था, वो जंग 8 साल से कुछ ज़्यादा चली थी। फिर 2022 में सऊदी अरब ने फिर ये फ़ैसला किया कि नहीं, जंग को रोकना है, और जंग रोकने के लिए फिर ये हुआ कि सऊदी अरब से एक टीम सना गई, फिर सना से टीम सऊदी अरब गई, यानी यमन की राजधानी सना, और बातचीत हुई। 2022 में एक डील हुई, एक रोड मैप तय किया गया कि ये कदम उठाए जाने हैं। उस रोड मैप में ये था कि सऊदी अरब की तरफ से जो ब्लॉकेड लगा हुआ है यमन पे, वो हटेगा। सऊदी अरब ने जंग में जो नुकसान यमन को पहुंचाया है उसकी भरपाई होगी, और भी कुछ शर्तें थी। सऊदी अरब ने किसी पर भी अमल नहीं किया, जंग रुकवा दी थी। जंग रुक गई थी, लेकिन जो रोड मैप था, जिन शर्तों पर अमल होना था, वो अमल नहीं किया। ब्लॉकेड बाकी रखा, सऊदी अरब ने नाकाबंदी बाकी रखी। अब यमन की तरफ से कहा गया कि हम नाकाबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब एक चीज़ आपको बताएं, 2022 में जिस वक्त ये डील हुई थी, उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि सऊदी अरब बमबारी कर करके उसने बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन यमनी फोर्सेस ने ज़मीन पर बहुत, वो यमनी फोर्सेस के पास ज़ाहिर कोई एयरफोर्स इस तरह की कोई थी नहीं कि वो जवाब देते, लेकिन फिर उन्होंने मिसाइल हमले किए और ज़मीनी कार्रवाई में सऊदी अरब को बहुत नुकसान पहुंचाया था यमनी फोर्सेस ने उस वक्त। अब उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद के यानी जब जंग रोक दी सऊदी अरब ने और सीज़फायर हो गया और ये रोड मैप तैयार हो गया, उसके बाद से क्या हुआ है कि अंसारुल्लाह की और यमनी फोर्सेस की ताकत में कई गुना का इजाफा हुआ है। कई गुना के इजाफा का मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ अगर वो हमला करना चाहें यमन सना की गवर्नमेंट और वहाँ की फोर्सेस, तो उनके पास ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है 2022 के तुलना में, उसके मुकाबले में। और उन्होंने ये दिखा दिया, उन्होंने वहाँ से तेल अवीव पर हमले किए, तेल अवीव इज़राइल के अंदर हमले किए 2000 किलोमीटर से ज़्यादा। तो सऊदी अरब तो बिल्कुल उनके दरवाज़े पर है। और अभी हालिया दिनों में भी ये हुआ, हमने अभी कल की जो ख़बरें हैं वो आर्म्ड फोर्सेस, यमन के आर्म्ड फोर्सेस जो है उसके स्पोक्स पर्सन हैं यहया सरी, उन्होंने ऐलान किया कि सऊदी शिप जो आके रुक रहे थे एक पोर्ट पे, उनको अटैक किया गया है। 2 सऊदी शिप्स को अटैक किया गया है, और इन शिप्स को जो एस्कॉर्ट कर रहे थी, जो वॉरशिप सऊदी अरब की, उनको भी बोट्स थी, कुछ फौजी बोट्स थी, उनको निशाना बना के डुबा दिया गया है। अब ये क्या चल रहा है, ये जो वॉरशिप्स हैं और जो शिप्स जा रही हैं यमन के पोर्ट की तरफ सऊदी अरब से, ये असल में असलहा भर के सऊदी अरब वहाँ पर पहुँचा रहा है। जो सऊदी अरब के उससे जो जुड़ी हुई कुछ फोर्सेस हैं यमन के अंदर, हमने बताया कि यमन का एक हिस्सा यानी 30% आबादी जहाँ पर है वो सऊदी अरब से करीब लोगों का है, और सऊदी अरब उनको अपने साथ रोके हुए कि हमारे साथ आप लगे रहें, हम आपको पूरे मुल्क पर कब्ज़ा दिलवा देंगे। सऊदी अरब ने उनको ये हथियार सप्लाई किए थे, और सप्लाई होकर ये किस पोर्ट पे पहुँचे थे, ये अल-मुखा एक पोर्ट है। जैसे सऊदी यमन की अगर बात करें तो 2 पोर्ट्स उसकी बहुत अहम हैं, एक अल-मुखा और एक अल-हुदैदा। अल-हुदैदा पर ख़ुद अंसारुल्लाह का कब्ज़ा है, यानी सना गवर्नमेंट का कब्ज़ा है। अल-मुखा जो है, अब अल-मुखा कहाँ है,
अगर हम रेड सी को जहन में रखें तो रेड सी साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर जाएं तो बिल्कुल साउथ में जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वो यमन का हिस्सा है। तो बिल्कुल नीचे अलमुखा है और आगे अलमुखा बंदरगाह है, और अगर ऊपर और जाइए तो फिर आगे जाके अल हुदैदा बंदरगाह है। अलमुखा पे अगर सऊदी अरब की से करीब जो फोर्सेस हैं, अगर उनका कब्ज़ा मज़बूत होता है और वो आगे बढ़ के अल हुदैदा को भी अपने कब्ज़े में ले लें तो सऊदी अरब के लिए हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसीलिए अलमुखा में अपनी फोर्सेस के लिए सऊदी अरब हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यही असरी का ये कहना है कि हमने 2 शिप्स जो वहाँ पहुँचे थे उनको अटैक किया और उनको पूरी तरह तबाह कर दिया, और उनको जो एस्कॉर्ट करने वाली बोट्स थीं उनको डुबो दिया। ये हमला हुआ। उसके अलावा मारिब में हमला हुआ। मारिब जो है वो सऊदी अरब के बॉर्डर से थोड़ा सा फासला है उसका, उस जगह का, लेकिन मारिब एक इलाका है, काफ़ी बड़ा इलाका है, मतलब आबादी लेकिन कम है। वहाँ पर सऊदी अरब से करीब कुछ फोर्सेस हैं, वो भी जमा होने की कोशिश करती हैं। सऊदी अरब उनको हथियार पहुँचाता है अपनी ज़मीनी सरहद से, और यमनी फोर्सेस, अंसारुल्लाह फोर्सेस उन पर अटैक करके उनको वह बीच में ही तबाह कर देते हैं कि कोई हमला शुरू करें इससे पहले। तो ये तो अंदर ये इस तरह के हमले हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब के अंदर जीज़ान पर अटैक किया। जीज़ान ने सऊदी अरब का जो साउदर्न इलाका है उस पर अंसारुल्लाह ने अटैक किया है, और ये बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दिया है, ये इक्वेशन, ये समीकरण बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दिया है कि अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई भी इश्तियाल अंगेज़ी होती, एस्केलेशन होता है, मुल्क के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश होती है, तो हम जवाब कहाँ देंगे? ख़ुद सऊदी अरब के अंदर। यहाँ जो कोशिश हो रही है उसको तो नाकाम बनाएंगे ही, लेकिन ख़ुद सऊदी अरब के अंदर अटैक करेंगे। और अब तक के जो हमले हुए हैं यमनी फोर्सेस की तरफ से, उन्होंने सऊदी अरब की हालत ख़राब कर दी है। ये बिल्कुल वाज़े हो गया है, और काफ़ी दूर तक ये हमले कर रहे हैं। यमनी फोर्सेस हमले कर रही हैं काफ़ी दूर तक, और सऊदी अरब इससे परेशान है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब बार बार अब पैगाम भी भेज रहा है। सऊदी अरब ने, हालांकि आपने देखा कि तुर्की के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर कोलिशन भी बनाया। हमने इससे पहले बात की कि इस जंग में, यमन की जंग में, ये कोलिशन कोई काम नहीं कर पाएगा। इससे पहले भी कोलिशन सऊदी अरब बना चुका है जो बेनतीजा रहा था और कोई नतीजा वो हासिल नहीं कर सका था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि यमनी फोर्सेस जो हैं, सना गवर्नमेंट जो है, अंसारुल्लाह की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 2022 में जब डील हुई थी उसके मुकाबले में, उस वक्त भी सऊदी अरब जंग हार चुका था, लेकिन इस वक्त इनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अब ये तय है कि अपनी नई शर्तें मनवाएंगे। शर्तें क्यों मनवाएंगे? देखिए शर्तें क्या थी। सऊदी अरब ने उस वक्त ये कहा था कि आप अपने मुल्क से कोई भी यानी हवाई सफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपके मुल्क से यानी यमन से जो भी हवाई जहाज़ उड़ेगा वो एक ही जगह जा सकता है। कहाँ? जॉर्डन। यानी कहीं भी अगर आपको जाना है मुल्क, दुनिया के किसी मुल्क में, तो पहले यहाँ से आप जॉर्डन जाइए, फिर जॉर्डन से कहीं और जाइए। कहीं और किसी और मुल्क से कोई हवाई जहाज़ यमन आ नहीं सकता, यमन से कोई जहाज़ कहीं और जा नहीं सकता। इसी शर्त को यमनियों ने तोड़ा था। ईरान का एयरक्राफ्ट महान एयर का गया था सना, एक बार सना गया, दूसरी बार फिर से सना गया, तो उसको रनवे पर अटैक कर दिया सऊदी अरब ने, तो वो जाके अल हुदैदा में उतरा था। यमनियों का कहना है कि ये सब नहीं चलेगा, हमारे पोर्ट्स, हमारे एयरपोर्ट्स पूरी तरह से आज़ाद होंगे, और हम अगर ये ब्लॉकेड सऊदी अरब नहीं हटाता है तो हमारा ब्लॉकेड जो हमने लगा दिया ये जारी रहेगा। इस वक्त ये ब्लॉकेड बहुत अहम है, इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद है। तो अब बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया, तो सऊदी अरब के सामने रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। अब ये सूरत हाल है। यमनी फोर्सेस भारी पड़ रहे। मोहम्मद अब्दुल सलाम यमनियों के चीफ नेगोशिएटर हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। उन्होंने एक अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट डाली है, और उसमें उन्होंने वही कहा कि सऊदी अरब को शर्तें पूरी करनी होंगी। बिल्कुल साफ जाहिर है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है उससे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि वो जंग में किस पोजीशन पर है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब आगे क्या करता है, कब तक। अभी फ़िलहाल सऊदी अरब की तरफ से हम ये देख रहे हैं कि तो कोलिशन बनाने की कोशिश हो रही है, दूसरे एक चीज़ ये हो रही है कि वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं यमन के अंदर जो
फोर्सेस जो कबीले सऊदी अरब से मिले हुए हैं उनके लिए। तो एक तरह से एक ताकत का इस्तेमाल करके वो कोई इक्वेशन बदलने की कोशिश सऊदी अरब की है, जो कि अब तक पूरी तरह से नाकाम नज़र आ रही है। इसके साथ साथ सऊदी अरब वो पैगाम भी बाज़ बार भेज रहा है, हम इससे पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। एक चीज़ इस बीच और बहुत अहम हुई है, यमनी फोर्सेस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर सऊदी अरब का कोई भी फाइटर जेट यमन के अंदर आता है तो हम सीधे सऊदी अरब के इंटरेस्ट पे सऊदी अरब के अंदर हमला करेंगे। और अब तक हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब के जो फाइटर जेट्स हैं, एक बार तो उन्होंने आके बमबारी वहाँ पे की सना एयरपोर्ट पर, वो भी नहीं पता कि अंदर आए भी थे, बल्कि दूर से मुमकिन है वो बमबारी की हो। लेकिन यमनी एयर स्पेस में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर पा रहे हैं सऊदी फाइटर जेट्स, यमन की धमकी की वजह से। और सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि वाकई जवाबी हमले उन्होंने बड़े किए हैं। तो इस वक्त इस तरह अगर ताकत की बात की जाए तो इस तरह की पोजीशन यमनी फोर्सेस की है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। जो भी अपडेट्स होंगे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।